सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ह्यूमैनिटास। और आज मैं पढ़ने वाला हूँ चैप्टर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। हाँ, मैं पढ़ने वाला हूँ, पढ़ाने नहीं वाला हूँ। तो पहले देख लेते हैं इस वीडियो की थीम क्या रहने वाली है, विच इज हम इस क्वेश्चन को एड्रेस करने वाले हैं जो कि है हाउ टू स्टडी इन एन इफेक्टिव एंड इंटरटेनिंग मैनर। सबको ही पता होगा कि इफेक्टिव स्टडी बहुत जरूरी है, तो इफेक्टिवली कैसे कर सकते हैं, उसी के साथ साथ इंटरटेनिंगली कैसे कर सकते हैं। अब ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज आई सपोज कि बहुत सारे लोगों को हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इन सब की जो एनसीईआरटीज है ना, वो बहुत बोरिंग लगती होंगी। बट उनको इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हो, उनको एक कहानियों की तरह मजेदार तरीके से कैसे पढ़ सकते हो, ये बताने वाला हूँ मैं आज। ये बताने नहीं वाला हूँ मैं, ये दिखाने वाला हूँ कि मैं कैसे इसको बेसिकली इंटरेस्टिंग बनाता था अपने लिए। पहला पॉइंट है स्टडी विद मी, जो कि है हम चैप्टर 1 में पढ़ने वाला हूँ खुद से, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। दूसरा है कि मैं पढ़ने ही नहीं वाला हूँ खुद से, बेसिकली मैं पढ़ते जाऊंगा और उसके साथ साथ इलस्ट्रेट करते जाऊंगा और नरेट करूंगा कि मैं कैसे स्टडी कर रहा हूँ। ठीक है, उसी के साथ साथ बीच बीच में ट्रिक्स, टिप्स, मेथड्स या इनसाइट्स जो भी मैं अपनाने वाला हूँ पढ़ते पढ़ते, उसको इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव बनाने के लिए वो भी बताता चलूंगा। एंड मैं मान के चल रहा हूँ कि ये चैप्टर मैं आज पहली बार पढ़ रहा हूँ, इस तरह से मैं पढ़ने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन। सो चैप्टर शुरू करते ही मुझे ये इमेज दिखती है जहाँ पे मुझे पाकिस्तान और भारत का झंडा दिख रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं और सब लोग हंस रहे हैं, ठीक है, आराम से खड़े हैं गाड़ी में और बहुत ही खुश लग रहे हैं। भारत का और पाकिस्तान का झंडा एक साथ देखने को मिल रहा है और लोग हंस रहे हैं, जो कि एक तरह से दिखाता है कितनी यूनिटी दिख रही है हमें इस फोटो में। इस फोटो का डिस्क्रिप्शन ये है कि हिंदू एंड मुस्लिम्स इन कोलकाता इन 1947 मार्क्ड द एंड ऑफ कम्युनल वायलेंस। तो ये कब हुआ था? जब पार्टीशन के बाद कम्युनल वायलेंस एंड हुई थी, तब ये हुआ होगा। ठीक है, तो फ्लैग्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान जो है वो ट्रक्स के पेट्रोलिंग द सिटी उसमें हमें दिख रहे हैं। एक बहुत ही रेयर फोटोग्राफ है जिसमें जॉय ऑफ फ्रीडम और ट्रेजेडी ऑफ पार्टीशन दोनों देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो इस चैप्टर में पढ़ने के वालों में एक बार देख लेता हूँ। इन दिस चैप्टर द फर्स्ट फ्यू इयर्स इन द लाइफ ऑफ, ओके बोरिंग है, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ऐसे बहुत लोग नहीं पढ़ते होंगे, है ना, बट एक बार बस देख लेता हूँ, रीड कर लेता हूँ। द फर्स्ट फ्यू ईयर्स इन द लाइफ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बहुत सारे चैलेंजेस लेके आई। सम ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग वंस जो हैं, बहुत सारे जो प्रेसिंग वंस चैलेंजेस थे वो नेशनल यूनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी से बहुत ही ज्यादा कंसर्न थे। हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस से बाय लुकिंग एट 3। ठीक है, हम 3 मेनली चैलेंजेस को लुकआउट करने वाले हैं इस पूरी की पूरी चैप्टर में। वो सक्सेसफुली नेगोशिएटेड, कैसे उसको सक्सेसफुली नेगोशिएट कर दिया, यानी कि हमने उनसे अपने आप को बाहर निकाल लिया था। फ्रीडम जो है वो पार्टीशन के साथ आई विच रिजल्टेड इन लार्ज स्केल वायलेंस, तो लार्ज स्केल वायलेंस हुआ एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पहला क्या है? पार्टीशन, पहला चैलेंज है पार्टीशन, पहले मिल गया मुझे। ठीक है, इंट्रो में मुझे मिल गया कि मैं क्या पढ़ने वाला हूँ। दूसरा क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट। ठीक है, तो पहला जो चैलेंज है जिसको हम नेगोशिएट करने वाले हैं, जिसको हम पढ़ने वाले हैं, वो है पार्टीशन। दूसरा चैलेंज क्या है? दूसरा चैलेंज है कि इंडिया की इंटेग्रिटी, प्रिंसली स्टेट को कैसे जोड़ेंगे हम इंडियन यूनियन में। तीसरा प्रॉब्लम क्या है? तीसरा चैलेंज क्या है? इंटरनल बाउंड्रीज जो कंट्रीज की हैं, कंट्री की हैं, यानी कि स्टेट्स जो हमारे अंदर स्टेट्स हैं, उनके इंटरनल बाउंड्रीज या स्टेट्स को बनाना, हम कैसे ये चीज देखेंगे, ये तीसरा चैलेंज है। सो ब्रॉडली मुझे पता चल गया कि मैं 3 चीजों को पढ़ने वाला हूँ चैप्टर में। ठीक है, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन स्टेट। एट द आवर ऑफ मिडनाइट ऑन 14 to 15 1947, अगस्त 1957 इंडिया अपनी इंडिपेंडेंस गेन करती है। सबको पता है, मुझे पता है, जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और फिर इंडिया एड्रेस करते हैं एक स्पेशल सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सेशन एड्रेस कर रहे हैं, ना कि पार्लियामेंट का, और अभी तक तो पार्लियामेंट बनी भी नहीं। फेमस स्पीच है ट्रस्ट विद डेस्टिनी एवरीवन नोज, जिसको मैं हाईलाइट कर सकता हूँ, हाईलाइट कर लिया। दिस वॉज द मोमेंट इंडियंस हैड बीन वेटिंग फॉर। बिल्कुल, यू हैव रेड इन योर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स दैट देयर आर मेनी वॉइसेज इन अ नेशनल मूवमेंट। हमारी बहुत सारी वॉइसेस थी, बिल्कुल, महात्मा गांधी से लेकर के सरोजिनी नायडू तक। बट देयर वर 2 गोल्स। ठीक है, बेसिकली हम लोग यहाँ क्या बात करें, देयर वर 2 गोल्स ऑलमोस्ट एवरीवन एग्रीड अपॉन। 2 गोल्स थे जिसमें सब लोग एग्री करते थे, बजाय की बहुत सारी वॉइसेस थी। दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस वी शैल रन आवर कंट्री थ्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, पहला तो ये हो गया। एंड दूसरा है 2 दैट द गवर्नमेंट विल बी रन फॉर द गुड ऑफ ऑल, पर्टिकुलरली द पुअर एंड सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स। ठीक है, सो दूसरा हो गया वेलफेयर। एक काम करता हूँ, इसका एक फ्लोचार्ट बना देता हूँ कोने में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फ्लोचार्ट बना लिया। 2 गोल्स एवरीवन एग्रीड अपॉन विच इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और वेलफेयर ऑफ ऑल थ्रू दैट गवर्नमेंट। ठीक है, ये दोनों हमारे हो गए, पर्टिकुलरली द पुअर एंड द सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स। नाउ दैट द कंट्री वाज इंडिपेंडेंट, अब टाइम आ गया कि हम इन जो प्रोमिसेस थे, ये जो गोल्स थे, इनको रियलाइज करें, रियल बनाएं। दिस वॉज नॉट गोइंग टू बी इजी, बिल्कुल ईजी नहीं होने वाला था। इंडिया वॉज बॉर्न एज अ नेशन स्टेट इन वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेज। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है statement. Perhaps no other country by then was born in a situation more difficult than that of India in 1947. ऐसा क्या खास था?
एक बार इसको हाईलाइट कर लेते हैं, काफी इंटरेस्टिंग लगा। फ्रीडम केम विद द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। ओके, यहाँ पे हमें पहला चीज मिल गई कि पहला क्या है कि पहला जो है वो रीजन था कि हम पार्टीशन के टाइम पे हुए थे। द ईयर 1947 जो है वो ईयर ऑफ अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस और ट्रॉमा डिस्प्लेसमेंट बन गया। दूसरा रीजन ये हो गया। देन इट वाज इन द सिचुएशन दैट इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस, स्टार्टेड ऑन द जर्नी टू अचीव सेवरल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, इस टाइम पे ये द टर्मोइल, जो टर्मोइल था ना समय का, जो बुरी स्थिति थी, दैट अकम्पनीड इंडिपेंडेंस डिड नॉट मेक आवर लीडर्स लूज साइट ऑफ द मल्टीपल चैलेंजेस दैट फेस द न्यू नेशन। ठीक है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे लीडर जो थे वो भूले नहीं कि उनका गोल क्या है, जो टारगेट क्या है। ठीक है, सो ठीक है, मैंने पढ़ लिया, बहुत ही बेसिक था, इसमें तो कुछ इंपॉर्टेंट लगा ही नहीं मुझे, बट कुछ चीजें इंपॉर्टेंट लगी मैंने हाईलाइट कर ली, विच इज 14 to 15 अगस्त। ठीक है, ये लिख लेता हूं मैं, ये कर लेता हूं 14 to 15 अगस्त जो है। नहीं, मैं काम करता हूं जितनी भी मुझे डेट्स दिखेंगी वो मैं इससे हाईलाइट कर लूंगा। ठीक है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स दिखेंगे उनको मैं किससे हाईलाइट कर लूं, ग्रीन से हाईलाइट कर लूंगा। ठीक है, ग्रीन से हाईलाइट कर लूंगा। ठीक है, ट्रस्ट विद डेस्टिनी ये हो गया। सो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट मिला, मैंने उसका फ्लो चार्ट बना लिया। 2 goals एवरीवन अग्रीड अपॉन, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और वेलफेयर ऑफ ऑल। अब एक चीज यहाँ पे मैंने नोटिस करी कि इस पूरे के पूरे पैसेज में ये जो पूरा का पूरा टॉपिक था ना, ये वाला चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन स्टेट, इसमें ज्यादा कुछ था ही नहीं इंपॉर्टेंट। बहुत सारे फेलर्स थे या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। सो यहाँ पे कोई शॉर्ट आंसर बढ़िया बनता हुआ भी दिख नहीं रहा मुझे, बट कुछ चीजें इंपॉर्टेंट लगी वो मैंने लिख ली हैं। 14 to 15 अगस्त में इंडिया ने अटेन किया इंडिपेंडेंस, ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और रन फॉर द गुड ऑफ ऑल। कुछ इंपॉर्टेंट मिला मैंने यहाँ पे लिख लिया। 2 गोल जिस पे सारे लोग ऑलमोस्ट अग्री कर रहे थे वो है कि पहला तो हमारे लोकतांत्रिक सरकार बनेगी, गवर्नमेंट बनेगी, और दूसरा कि वो जो सरकार है वो सबके भले के लिए काम करेगी, स्पेशली गरीब और सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। फिर एक स्टेटमेंट मिलता है इंपॉर्टेंट, जो लगता है इंपॉर्टेंट, विच इज परहैप्स शायद कोई कंट्री इतना ज्यादा डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस पैदा नहीं हुई थी। उसका रीजन क्या है, क्योंकि हम पार्टीशन हुआ, और दूसरा ईयर ऑफ अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस और ट्रॉमा हुआ डिस्प्लेसमेंट का। बाकी नीचे कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा दिखा नहीं। अब हम सीधे आगे बढ़ते हैं, फोटो देख लेते हैं भाई। फोटो, ओहो हो, क्या आइकॉनिक फोटो है, क्या लेजेंडरी फोटो है, बिकॉज यहाँ पे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू खड़े हैं और ऊपर झंडा फहरा रहा है। देखो ये लाल किला है ना, लिखा है देखो रेड फोर्ट। 1947 15 अगस्त को यहाँ से ही उन्हें ट्रस्ट विद डेस्टिनी की स्पीच दी होगी। और नीचे देखो कितने ज्यादा लोग हैं, वाह वाह, क्या क्या बेहतरीन मुझे यहाँ पे पिक्चर मिली है। दिस इज इंटरेस्टिंग, दिस इज डेफिनेटली इंटरेस्टिंग। अब बढ़ते हैं आगे। तो सेकंड पेज पे जाते ही पहले मुझे ये मिलता है एक बहुत ही पुराना सा अखबार, ओके, द हिंदुस्तान टाइम्स, लार्जेस्ट सर्कुलेशन इन, ओके, नहीं पढ़ते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स का अखबार है। और यहाँ पे देखो, आई थिंक ये इंडिपेंडेंस का ही अखबार होगा उस दिन का, ओके, ये 19 जुलाई का अखबार है, 19 जुलाई 1947 लिखा है यहाँ पे, न्यू दिल्ली का, सैटरडे था तब, इंटरेस्टिंग। और यहाँ पे क्या लिखा है, एंड ऑफ 200 ईयर ओल्ड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, फाइनली 200 साल के बाद। इमेजिन करो तुम तो 1947 में अखबार पढ़ रहे हो, उस समय जिंदा हो, और ये देख रहे हो कि अरे तुम खुशी मना रहे हो कि ओके फाइनली 200 साल का जो ब्रिटिश राज था वो खत्म हुआ। रॉयल एसेंट जो है, रॉयल जो परमिशन है वो मिल चुकी है इंडिपेंडेंस बिल को लेकर के। ब्रीफ बट कलरफुल सेरेमनी लॉर्ड्स में भी हुई है, लंदन में, ओके। 2 डोमिनियंस क्रिएटेड, ओके, पार्टीशन हो गया, इंडिया और पाकिस्तान 2 डोमिनियंस क्रिएट हो गए। मैसेज फ्रॉम प्रीमियर क्या लिखा है, फ्री इंडिया फ्लैग, ओके, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें मिल रही है ना। तो फाइनली जो हमारी मेन हेडलाइन है वो क्या है कि फाइनली एंड ऑफ 200 ईयर ओल्ड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इंटरेस्टिंग, आगे बढ़ते हैं। तो हमने फाइनली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पुराना अखबार भी देख लिया, हिंदुस्तान टाइम्स का, है ना, हिंदुस्तान टाइम्स है ना, यस। अब 3 चैलेंजेस, तो बेसिकली हमने वो ब्रॉड चैलेंजेस देखे थे, 3 चैलेंज मुझे याद है अभी तक क्या थे। पहला था पार्टीशन, दूसरा था इंटीग्रेशन ऑफ आवर कंट्री, तीसरा था रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स और ड्राइंग ऑफ बाउंड्रीज, ठीक है, इंटरनल बाउंड्रीज। अब पहले 3 चैलेंजेस स्टार्ट करने से पहले मुझे यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग सा कोटेशन दिख रही है, जो कि महात्मा गांधी की है, आजादी के दिन से एक दिन पहले 14 अगस्त की है, कोलकाता में दी गई है। ओके, ये पढ़ लेते हैं एक बार, क्या लिखा है। टुमारो वी शैल बी फ्री फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन, फाइनली हम लोग इनकी जो स्लेवरी है उससे आजाद हो जाएंगे कल। बट एट मिडनाइट, जब मिडनाइट होगी तो हमें एक चीज का ध्यान देना है, इंडिया जो है उसका बंटवारा भी हो जाएगा। हम फ्री हो जाएंगे बट हमारा बंटवारा भी हो जाएगा। टुमारो विल दस बी अ डे ऑफ रिजॉइसिंग एज वेल एज ऑफ मॉर्निंग। तो महात्मा गांधी के इंटेंशन साफ दिख रहे हैं, इंटेंशन ही उनकी फीलिंग साफ दिख रही है, जो कि है कि याद रखना कल का जो दिन है वो बहुत ही खुशनुमा, बहुत ही जश्न मनाने वाला होने वाला है। बट उसी के साथ साथ ये भी याद रखना कि कल भारत का बंटवारा भी होने वाला है। कल जो आज की रात होने वाली है, मिडनाइट होने वाली है, उस आधी रात को खुशी का ही मौसम नहीं है, खुशी का ही एटमॉस्फेयर नहीं होने वाला, बल्कि एक ऐसा भी दिन है जिस दिन हम लोग मौन करें, दुख व्यक्त करें, ये फीलिंग भी होगी। दैट मीन्स कि हमारी जो है वो बिटर स्वीट फीलिंग्स होने वाली हैं, मिक्स्ड फीलिंग्स होने वाली हैं। सो इट शोज कि गांधी जी क्या फील कर रहे थे। गांधी जी साथ उस समय पे हंस भी रहे हैं, बेसिकली खुश भी हो रहे हैं कि हमारा भारत आजाद हो रहा है, बट उसके साथ साथ उनमें दुख भी दिख रहा है दैट
भारत आज़ाद तो हो रहा है बट भारत का बंटवारा हो रहा है। सो महात्मा गांधी के बारे में पता चला। ओके, महात्मा गांधी का जो पीओवी है बेसिकली, दिस इज व्हाट दिस इज द पीओवी ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख लिया पीओवी। आप भी अपनी जो बेसिकली आपकी जो बुक है, आपकी जो एनसीईआरटी है, उसको ऐसी रंगीला एकदम बढ़िया सा बना दो। अगर आपको मन नहीं है ऐसे पीओवी लिखने का पेन से, तो प्लीज़ पेंसिल से लिखो, बट इंटरेस्टिंग बनाओ, ताकि जब तुम दोबारा पढ़ो ना, जैसे इस पेज पे आओ, ठीक है, इस पेज पे आए तुमने देखा ओके मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखा है महात्मा गांधी का पीओवी। ओके, पीओवी मतलब क्या सोच रहे थे उस बारे में, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, तो मैंने पढ़ लिया। ठीक है, इंटरेस्टिंग। अब आते हैं अपने मेन उस पर जिसपे मैं ध्यान देना, विच इज 3 चैलेंजेस। क्या थे 3 चैलेंजेस, यानी कि इस पूरे के पूरे मुझे पैराग्राफ्स में जितने भी हैं इनमें 3 चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ओके, पहले मैंने देख लिया कि यहाँ पे द फर्स्ट लिखा है, यहाँ पे द सेकंड चैलेंज लिखा है। ओके, तो मैं पहले ही इसको एक चीज करता हूँ, यहाँ पे मैं पहले इसको 1 लिख लेता हूँ। ठीक है, ताकि क्लियर रहेगा कि ये पूरा पैराग्राफ डील करने वाला है पहले चैलेंज से। क्लैरिटी बनानी है मुझे इस बोरिंग एनसीईआरटी के पैराग्राफ्स में। और दूसरा पैराग्राफ जो है वो डील करने वाला है सेकंड चैलेंज से। इसका मतलब तीसरा पैराग्राफ जो है वो डील करेगा थर्ड चैलेंज से। ओके, तीसरा ऐसे यानी डील नहीं कर रहा, थर्ड चैलेंज यहाँ पे आ रहा है, तो तीसरा जो पैराग्राफ है वो यहाँ पे थर्ड चैलेंज से डील कर रहा है। ओके, नाइस। सो अब मैं पहले चैलेंज पे फोकस करता हूँ। ब्रॉडली इंडिपेंडेंट इंडिया फेस 3 काइंड्स ऑफ चैलेंजेस। 3 तरह के चैलेंज फेस किए। पहला क्या था, पहला और सबसे इमीडिएट चैलेंज, ओके, यानी कि ये तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन मिल गई हम लोगों को, विच इज द फर्स्ट एंड द इमीडिएट चैलेंज क्या था, was to shape a nation that was united yet accommodative of the diversity in our society। तो मेन आइडिया को मैंने ग्रीन से कर दिया है। ठीक है, अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं हाईलाइट करने की भी टेक्निक बता देता हूँ। इस पेज को देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो डेटा स्टैट्स नंबर्स हैं, जैसे 14 to 15 अगस्त, इसको मैंने ब्लू से किया है। तो मुझे याद है कि ओके मैंने सारे नंबर्स डेटा को ब्लू से किया है। जो ऐसी टर्म्स हैं या फिर सेंटेंसेस जिनको मुझे याद ही करना है, रट लेना है अच्छे से, उसको मैं ग्रीन से कर ले रहा हूँ। और बाकी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको मैंने गोल्डन से कर दिया, येलो से कर दिया। और जो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिख रहे हैं, लेसर इंपॉर्टेंट चीजें, उनको मैंने पिंक से कर दिया। उसी तरह से ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद करना है, इसलिए मैंने इसको ऐसे कर दिया। तो पहला चैलेंज क्या, जो सबसे इमीडिएट चैलेंज है वो ये है कि टू शेप अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड। यूनिटी पे फोकस कर रहा है, येट अकोमोडेटिव ऑफ द डाइवर्सिटी इन अ सोसाइटी। तो हमें अपनी डाइवर्सिटी जो है ना उसको भी अकोमोडेट करना है, साथ साथ नेशन की यूनिटी को बरकरार रखते हुए देखना है। इंडिया, अब देखो इसी का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया, तो हम इसको थोड़ा सा अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। इंडिया क्या है, लैंड ऑफ कॉन्टिनेंटल साइज एंड डाइवर्सिटी। इट्स पीपल स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। ठीक है, लोग जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं और फॉलो करते हैं डिफरेंट कल्चर्स एंड रिलीजन्स। ठीक है, ये बता रहा है अकोमोडेटिव डाइवर्सिटी इन सोसाइटी। अब ये डाइवर्सिटी हम दिखा रहे हैं कि क्या है डाइवर्सिटी यहाँ की। कॉन्टिनेंटल साइज का ऑलमोस्ट एक कॉन्टिनेंट के बराबर है, डाइवर्सिटी है, डिफरेंट लैंग्वेज लोग स्पीक कर रहे हैं, डिफरेंट कल्चर और रिलीजन के हैं। एट द टाइम इट वॉज वाइडली बिलीव द कंट्री ऑफ ओके। तो यहाँ पे लिखा है कि उस टाइम पे ये वाइडली यानी कि बहुत लोग ये बिलीव करते थे कि कंट्री इस तरह की जो इतनी डाइवर्स हो, इतने अलग अलग तरह के लोग रहते हो, वो एक साथ तो नहीं रह सकती, वो यूनाइट नहीं रह सकती। इस वजह से इंपॉर्टेंट चैलेंज है। ठीक है, द पार्टीशन ऑफ द कंट्री अपीयर टू प्रूव एवरीवन्स वर्स्ट फियर। अब देखो नाइस, तो पहले ही लोग सोच रहे हैं कि ये जो कंट्री है ये साथ में कैसे रह सकती है, इतने अलग अलग रिलीजन, कल्चर और कॉन्टिनेंटल साइज की है, तो टूटनी पक्की है। ऊपर से हमारे पार्टीशन आ गया, पार्टीशन ऑफ द कंट्री अपीयर टू प्रूव एवरीवन्स वर्स्ट फियर्स। तो अब क्या होगा भाई, अब तो लोगों को लग रहा है ओके फाइनली अब तो ये कंट्री टूटने ही वाली है। सीरियस क्वेश्चंस थे अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया। वुड इंडिया सर्वाइव एज अ यूनिफाइड कंट्री, क्या सर्वाइव कर पाएगा, क्या वुड इट डू सो बाय एम्फसाइजिंग नेशनल यूनिटी एट द कॉस्ट ऑफ एवरी अदर ऑब्जेक्टिव। क्या ये सिर्फ नेशनल यूनिटी को ऊपर रखते हुए और सारी बाकी चीज़ों को नीचे दबाते हुए आगे बढ़ जाएगा, जैसे नॉर्थ कोरिया करता है। वुड इट मीन रिजेक्टिंग ऑल रीजनल एंड सब नेशनल आइडेंटिटीज। क्या ये बाकी जितने भी रीजनल आइडेंटिटीज हैं लोगों की, मराठी, बिहारी, गुजराती, ठीक है, ये सब कुचल देगा और सिर्फ इंडियन होने पे फोकस करेगा। एंड देयर इज एन अर्जेंट क्वेश्चन, और एक अर्जेंट क्वेश्चन भी है जो कि है कि इंडिया जो है वो अपनी इंटीग्रेशन जो है ना टेरिटरी की, वो कैसे अचीव करेगा। ओके, तो इससे साफ ये क्लियर हो जाता है कि भाई इंडिया जो है, जो लोग हैं वो यही सोच रहे हैं कि भाई इंडिया यूनिफाइड रह ही नहीं सकता है, ये लोगों के दिमाग में है। ऊपर से पार्टीशन हो गया है, तो अब ऐसा लग रहा है कि भाई अब तो ऑलमोस्ट नामुमकिन है कि इंडिया एक ना एक दिन टूटने वाला है। तो ये फर्स्ट और इमीडिएट चैलेंज है, यूनिटी को बरकरार रखना। सेकंड चैलेंज देख लेते हैं। सेकंड चैलेंज क्या है, सेकंड है टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। तो सेकंड चैलेंज है कि डेमोक्रेसी को स्थापित करना, लोकतंत्र को स्थापित करना है। अब वैसा ही हुआ जैसा पहले हुआ था कि हम जैसे पहले डिस्क्राइब करते कि क्यों चैलेंज है ये टू शेप अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड, उसी तरह से हम इसको भी डिस्क्राइब करेंगे कि क्यों हमें डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना है, फिर डेमोक्रेसी क्या है। हमने ऑलरेडी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है, यू नो दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड फंडामेंटल राइट्स, ग्रांट करता है फंडामेंटल राइट्स एंड एक्सटेंडेड द राइट टू वोट टू एवरी सिटीजन
इंडिया अडॉप्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है स्विट्जरलैंड की तरह, बेस्ड ऑन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करते हैं, ना कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दीज फीचर जो ये जो फीचर्स है ना, इंश्योर करते हैं कि हमारा जो पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन है वो एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में होगा। बिल्कुल ये सब चीजें, इसलिए हम लोकतांत्रिक देश हैं, ना कि डिक्टेटरशिप या फिर मोनार्क। देन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, नहीं मुझे नहीं पता, मैं स्क्रैच से पढ़ रहा हूँ, सॉरी। अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट फॉर एस्टैब्लिशिंग अ डेमोक्रेसी। ओके, ये नाइस लग रहा है, ये तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है। एवरीवन पे अटेंशन, किस तरह से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बन सकते हैं, असर्शन रीजन बन सकता है। अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट फॉर एस्टैब्लिशिंग अ डेमोक्रेसी। ओके, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन, लोकतांत्रिक कॉन्स्टिट्यूशन को होना जरूरी तो है बट सफिशिएंट नहीं है, उसके हो जाने से डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश नहीं हो जाती, इसका मतलब ये हुआ। चैलेंज क्या था कि टू डेवलप डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। सो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को होना ही नहीं बल्कि लोकतांत्रिक प्रैक्टिसेस भी होना जरूरी था। अब देखते हैं थर्ड चैलेंज। थर्ड चैलेंज वाज टू इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द इंटायर सोसाइटी, पूरी की पूरी सोसाइटी का, एंड नॉट ओनली ऑफ सम सेक्शंस, ठीक है, यानी कि वेलफेयर बेसिकली। हियर अगेन द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेड डाउन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी and special protection of socially disadvantaged groups and religious and cultural communities. The Constitution also set out in the directive principles of state policy the welfare goals that democratic politics must achieve. The real challenge now was to evolve effective policies for economic development and eradication of poverty. तो ये important लगता है, which is real challenge क्या है? Real challenge now was to evolve effective policies for economic development and eradication of poverty. So इंडिया का real challenge क्या था कि भाई हमें economically सुधरना है। तो हमने ये टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। अब देखो 3 चैलेंजेस, मैंने अपनी एनसीईआरटी को बढ़िया बना लिया, आप भी ऐसी हाइलाइटर्स लेके इस तरह का कर सकते हो। जब मैंने क्या किया है, बहुत ही सिंपल कर दिया है। अब मैं अगर सिर्फ इस पैराग्राफ को देखता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ, अब दिख रहा होगा पूरा पैराग्राफ। अब जब मैं इस पैराग्राफ को इस तरह का कर देता हूँ ना, इस तरह का हाईलाइट, तो मुझे पता चलता है ओके 3 चैलेंजेस लिखा है, यानी कि पहला चैलेंज तो मुझे इस पूरे पैराग्राफ में मिल रहा है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ें मेरे सामने हैं, जो चीज़ें मुझे पेपर में लिख के आनी है इस चैलेंज के बारे में, वो मेरे सामने है। अब फर्स्ट और इमीडिएट चैलेंज, ठीक है, यानी कि सबसे पहला और इमीडिएट जो सबसे नजदीक चैलेंज था वो क्या था? टू शेप अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड, यानी कि यूनिटी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब वहाँ पे हमें दे भी रखा है कि क्यों ये चैलेंज था, क्योंकि हमारे पास डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी कैसे है? कॉन्टिनेंटल साइज एंड डाइवर्सिटी, ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट कल्चर्स और रिलीजन्स हैं, ऊपर से पार्टीशन ऑफ द कंट्री आ गया, तो और बढ़िया, ये बड़ा चैलेंज आ गया है। सो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि इसको एक चैलेंज बना देती हैं। शेप अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड येट अकोमोडेटिव ऑफ द डाइवर्सिटी इन अ सोसाइटी। अब मैं अगर एक बात बताऊं तो एग्जाम आते आते मुझे पूरी लाइन रट गई थी कि द फर्स्ट एंड द इमीडिएट चैलेंज वाज टू शेप अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड येट अकोमोडेटिव ऑफ इट्स डाइवर्सिटी। ये भी याद हो जाए तो ठीक है, इन आवर सोसाइटी नहीं याद हो, बट येट अकोमोडेटिव ऑफ द डाइवर्सिटी, यानी कि ये आपको एंड तक याद होना चाहिए कि भाई यूनिटी स्टैब्लिश करनी है, साथ ही साथ ये भी देखना है कि अकोमोडेट करना है अपनी डाइवर्सिटी को। तो मैं पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मैं बस कुछ कुछ एग्जाम्पल देने वाला हूँ कि किस तरह से आपको पढ़ना है या फिर किस तरह से आप पढ़ सकते हो, एंटरटेनिंग बना सकते हो। तो हम लोग ने 3 चैलेंजेस वाला जो है पूरा का पूरा टॉपिक देख लिया। ये देख लें, फिर ये देखो यहाँ पे टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, यहाँ कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये सब फीचर्स लिख सकते हो जो बेसिकली डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क देते हैं हमारे पॉलिटिकल कंपटीशन को। फिर यहाँ मुझे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स लगे, मैंने उनको हाईलाइट कर लिया, आप इसको लिख भी सकते हो, बढ़िया आंसर बन जाएगा। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो नेसेसरी होता है बट सफिशिएंट नहीं होता इस तरह से, देन ये मैंने थर्ड में लिख लिया है। तो मैं कुछ टॉपिक्स को ही पढ़ा रहा हूँ, वैसे मैं एक और ये वाला टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन पढ़ने वाला हूँ बेसिकली, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। On 14 to 15th August 1947, not one but 2 nation states came into existence, India and Pakistan. बहुत बार रिपीट हो चुका है। This was a result of partition. Partition क्यों से हुआ था? Division of British India into India and Pakistan. तो ब्रिटिश इंडिया का डिवीजन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान में। The drawing of the border demarcating the territory of each country marked the culmination यानी कि किसी चीज का क्लाइमैक्स में पहुंच जाना of political development. अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, culmination मुझे नहीं आता, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, culmination पे मैंने ऐसे 1 बना दिया। ओके, मैं क्या करूँगा, कैलकुलेशन के ऊपर मैंने ऐसे 1 बना दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैंने 1 लिख दिया ना इस पर, अब मैं पेज के लास्ट में यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं 1 लिखूँगा। ये पहला वर्ड है जो कि मुझे नहीं आता, इसका मतलब होता है रीचिंग दी क्लाइमैक्स, किसी चीज़ का एकदम पीक में पहुँच जाना या फिर एंड में पहुँच जाना, है ना। एंड अब मैं जब यहाँ पे पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ और मैं इस वर्ड पे आऊँगा, मुझे कल्मिनेशन का मतलब क्या होता है। ओके, मैंने यहाँ पे 1 लिख रखा है एंड मैं सीधे पेज के एंड में जाऊँगा और लिखूंगा ओके रीचिंग द क्लाइमैक्स और एंड। तो इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली अंत या फिर जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट थी ना, इसका क्लाइमैक्स पार्ट क्या था? पार्टीशन। अकॉर्डिंग टू द 2 नेशन थ्योरी, ओके, इट सीम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म एडवांस्ड बाय द मुस्लिम लीग। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट ही लग रहा है। किसने लाया था ये थ्योरी? मुस्लिम लीग लाई थी।
ओके, इंडिया consisted of not one but two people. ओके, इंडिया consisted of not one but two people. ये टू पीपल कौन है? हिंदूज एंड मुस्लिम्स. ओके, ये टू नेशन थ्योरी है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है. टू नेशन थ्योरी क्या थी? एडवांस किया गया मुस्लिम लीग के द्वारा. इंडिया कंसिडर ऑफ नॉट वन बट टू पीपल, हिंदूज एंड मुस्लिम्स. दैट इज वाई डिमांडेड पाकिस्तान अ सेपरेट कंट्री फॉर द मुस्लिम्स. ठीक है, अब समझ आ गया कि टू नेशन थ्योरी ही रीजन था पाकिस्तान के पार्टीशन का, फिर उनका डिमांड करने का. कांग्रेस अपोज करती है. ओके, इंपॉर्टेंट है. कांग्रेस ने अपोज किया था इस थ्योरी को एंड द डिमांड फॉर पाकिस्तान ऑल्सो. ठीक है, ये भी किया था. बट सेवरल डेवलपमेंट्स इन 1940s. बट 1940s में कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हुए जिसकी वजह से पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन बिटवीन द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग एंड द ब्रिटिश रूल लेड टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान. ओके, ठीक है, इसको मैं अंडरलाइन कर सकता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लगता है. अब अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, विच इज प्रोसेस ऑफ पार्टीशन. बट यहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट दिखा कि एक क्वेश्चन तो बढ़िया बन सकता है यहाँ पे छोटा सा, विच इज व्हाट इज टू नेशन थ्योरी. सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन लिखूंगा. बहुत सारे आपको एनसीईआरटी में फ्री स्पेस मिलेगी, तो प्लीज़ उस फ्री स्पेस का इस तरह से यूज़ करो. फ्लो चार्ट बनाओ जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, ये देखो इस तरह से मैंने फ्लो चार्ट बनाया. और उसी तरह से यहाँ पे मैं कोने पे क्वेश्चंस भी लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता हुआ मुझे दिख रहा है. उसी तरह से मैंने यहाँ पे नीचे वर्ड का मीनिंग भी लिख लिया. तो आप भी प्लीज़ करिए, मज़ा आएगा और अच्छा भी लगेगा, ईजी हो जाएगा पढ़ने में. जब दूसरी बार इस बुक को उठाओगे पढ़ने के लिए तो बहुत ईजी हो जाएगा. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने पैराग्राफ पे, विच इज़ अबाउट प्रोसेस ऑफ पार्टीशन. तो पार्टीशन का प्रोसेस क्या था, किस तरह से घटा. तो फाइनली दस इट वॉज डिसाइडेड दैट वट वॉज स्टिल देन नोन एज इंडिया, अब वो दो कंट्री सेपरेट हो जाएंगी, इंडिया और पाकिस्तान. सच अ डिवीजन वॉज नॉट ओनली पेनफुल, सिर्फ पेनफुल नहीं था बट ऑल्सो बहुत डिफिकल्ट था डिसाइड करने में और इंप्लीमेंट करने में बेसिकली. अब इट वॉज डिसाइडेड टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटी. तो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है. ओके, सो एक प्रिंसिपल आ गया हमारे पास विच इज प्रिंसिपल ऑफ, पे तो हमसे भी बन सकता है. सो बेसिकली हमने क्या डिसाइड किया कि हम प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटीज अपनाएंगे. दिस बेसिकली मीन्स, इसका मीनिंग क्या भी लिखा, that areas where the Muslims were in majority would make up the territory of Pakistan, the rest was to stay with India. Okay, ये क्या मतलब हो गया, इसका मीनिंग है प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटीज कैसे अपनाएंगे, यानी कि जहाँ जिस रिलीजन की मेजोरिटी है ना वो उसको दे दिया जाएगा. बेसिकली मुस्लिम की मेजोरिटी है तो पाकिस्तान, हिंदू या सिख्स की मेजोरिटी है तो इंडिया. द आइडिया माइट अपीयर सिंपल, बहुत ही आइडिया सिंपल लग रहा है ना, जहाँ जिस रिलीजन की मेजोरिटी होगी वहाँ पे हम उस कंट्री को वो पार्ट दे देंगे, बट है नहीं. बट इट रिप्रेजेंट्स ऑल काइंड्स ऑफ डिफिकल्टीज. फर्स्ट ओके, अब यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके मुझे लग रहा है प्रॉब्लम से आप आइडियाज आने वाले हैं कि क्यों ये डिफिकल्ट था, प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटीज को अपनाना डिफिकल्ट क्यों था. तो फर्स्ट यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे फिर से वही करेंगे हम, यहाँ पे फर्स्ट बना देते हैं. ठीक है, मैंने फर्स्ट बना लिया. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज इन ब्रिटिश इंडिया. नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज इन ब्रिटिश इंडिया. ओके, देयर वर टू एरियाज ऑफ कंसेंट्रेशन. तो बेसिकली टू एरियाज ऑफ कंसेंट्रेशन थे, इन द वेस्ट एंड वन इन द ईस्ट. There was no way these two parts could be joined. Okay, कोई तरीका नहीं था इनको ज्वाइन करने का, हमें पता है. So it was decided that the new country Pakistan will comprise two territories, West and East Pakistan. ठीक है, हमने ये कर दिया. Separated by a long expanse of Indian territory. ठीक है, अब सेकेंडली दूसरा आ गया. ठीक है, यहाँ पे हम फर्स्ट को ऐसे कर देते हैं, सेकेंड को ऐसे कर देते हैं, थर्ड भी है, थर्ड को ऐसे कर देते हैं और फोर्थ को भी हाईलाइट कर देते हैं. ठीक है, तो सेकेंडली यहाँ पे क्या लिखा है, सेकेंडली जो है वो नॉट ऑल मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज वांटेड टू विन पाकिस्तान. ओके, बहुत जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मुझे बहुत ही फैसिनेट किया था क्योंकि मुझे तब तक लगता था कि जो ज़्यादातर मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज हैं उनमें मुस्लिम लीग का इन्फ्लुएंस रहा होगा एंड वो तो जाना ही चाहते होंगे, पाकिस्तान में बनना ही चाहते होंगे, बट ऐसा नहीं था. आज जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा स्टेट है और पेशावर जहाँ की कैपिटल है, वो उस समय पे इंडिया का हिस्सा होना चाहता था, वो पाकिस्तान का हिस्सा होना ही नहीं चाहता था. सी दिस, नॉट ऑल मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान. तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है. खान अब्दुल गफार खान, खान अब्दुल गफार खान जिनको द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस. ठीक है, अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, नोन एज, उनको क्या बोलते थे, फ्रंटियर गांधी, वॉज स्टॉन्चली अपोज टू द टू नेशन थ्योरी. ठीक है, स्टॉन्चली वो इसको अपोज करते थे, बहुत ही स्ट्रिक्टली अपोज करते थे, स्टॉन्चली अपोज टू द टू नेशन थ्योरी. इवेंचुअली बट क्या हुआ, हिज वॉइस वॉज सिंपली इग्नोर्ड, उनको इग्नोर कर दिया गया और NWFP जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस है उसको मर्ज कर दिया गया था पाकिस्तान से. तो सेकंड प्रॉब्लम ने देख ली, विच इज नॉट ऑल मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज वांटेड टू विन पाकिस्तान. खान अब्दुल गफार खान का हमने देख लिया. देन थर्ड प्रॉब्लम क्या थी, थर्ड प्रॉब्लम ये थी, टू ऑफ द मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस और ब्रिटिश इंडिया, पंजाब एंड बंगाल, हैड वेरी लार्ज एरियाज वेयर द नॉन मुस्लिम्स वर इन मेजोरिटी. तो बहुत बड़े बड़े एरियाज ऐसे भी थे पंजाब और बंगाल के, टू मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज जहाँ पे नॉन मुस्लिम्स की मेजोरिटी भी थी, ऐसे बड़े बड़े एरियाज वहाँ पे थे. ओके, इवेंचुअली डिसाइड किया गया दैट दीज टू प्रोविंसेस वुड बी बाइफरकेटेड ओनली टू द
बाइफरकेटेड अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस मेजोरिटी एट द डिस्ट्रिक्ट और इवन लोअर लेवल। ओके, ये कितना बेसिकली इंटरेस्टिंग है ना, देखो एक बार इसको बस आप पढ़ो। इट मेंट दैट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डिड नॉट नो ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस वेदर दे वर इन इंडिया और इन पाकिस्तान। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर, बहुत ही सैड भी है कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल डिड नॉट नो। इंडिया और पाकिस्तान में जो बहुत लंबे, बहुत बड़े बड़े तादाद में लोग थे, उनको पता भी नहीं था 15 अगस्त की सुबह कि वो पाकिस्तान में है, इंडिया में। उनको जाना का उनको पता ही नहीं था। द पार्टीशन ऑफ दीज टू प्रोविंसेस कॉज द डीपेस्ट ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन। ठीक है, दैट इज वाई। अब आगे बढ़ते हैं, आगे दूसरा अगला देखते हैं। फोर्थ एंड द मोस्ट इंट्रैक्टेबल। ओके, सबसे ज्यादा जो मुश्किल था, तो इंपॉर्टेंट लगता है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि द मोस्ट इंट्रैक्टेबल ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ पार्टीशन कौन सा था? ये था द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज। दिस वाज द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज। ओके, प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज ऑन बोथ sides of the border, lakhs of Hindus and Sikhs in the areas that were now in Pakistan, ठीक है, and an equally large number of Muslims on the Indian side of Punjab and Bengal, and to some extent Delhi and surrounding areas found themselves trapped. वो trap हो चुके थे। They were to discover that they were undesirable aliens। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लगता है, अगर आप इसको लिखोगे ना आंसर में तो ये बहुत ही अच्छा लग सकता है। अनडिजायरेबल एलियंस इन देयर ओन होम, वो अपने खुद ही घर से बेघर हो गए थे, और उनको उनके खुद के घर में, जो जिसको वो आज तक इतने सालों से अपना देश मान रहे थे, अपना घर मान रहे थे, आज वो इस घर के नहीं रह गए थे। आज उनको लोग कह रहे हैं कि आप यहाँ के नहीं हो, आपको वहां जाना पड़ेगा। So it is very sad. In the land where they and their ancestors had lived for centuries, as soon as it became clear that the country was going to be partitioned, violence जो है वो unprecedented level पे, unprecedented मतलब जो सोचा भी ना गया हो, level against communities who were lesser in number in their respective areas. No one had quite anticipated the scale of this problem. किसी को पता नहीं था कितने बड़े level पे चली जाएगी. But very soon the violence went out of control. Such communities on both sides of the border were often compelled to leave their homes at a few hours notice. कि उनको नोटिस दी जाती थी कि आप इतने घंटे में आप छोड़ के चले जाओ ये एरिया। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना बड़ा ट्रॉमा था, कितनी सैडनेस थी इस पूरी की पूरी बात पे। तो हमने पूरा का पूरा ये पढ़ चुका है। अब आप ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है देखने में। जो ग्रीन ग्रीन पार्ट है वो बेसिकली प्रॉब्लम्स को दिखाते हैं, या फिर जो चैलेंज उसको दिखाते हैं। पहला चैलेंज, नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया इन ब्रिटिश इंडिया। दूसरा चैलेंज, नॉट ऑल मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में लिखा है। देन तीसरा चैलेंज या प्रॉब्लम, टू ऑफ द मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज जो थे ब्रिटिश इंडिया में, वो पंजाब और बंगाल हैड वेरी लार्ज एरियाज जो कि नॉन मुस्लिम थे मेजॉरिटी में। और फोर्थ था प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज। सबके बारे में मैंने हाईलाइट भी कर रखा है एंड बढ़िया हो गया। ठीक है, अब यहाँ से भी मुझे क्वेश्चन उठते हुए दिख रहा है, और क्वेश्चन दो तरह से बन सकता है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है जो बनेगा ये, तो पहला तो बहुत ही बेसिक सा और बहुत ही इजी सा ये क्वेश्चन बन सकता है, और ये आता है, बेसिक इजी लगता है बट ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स इन द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, ऐसा कुछ बनेगा कि मेजर प्रॉब्लम्स क्या थे। तो आपको पता है 4 प्रॉब्लम्स थे, आप ये बता दोगे अच्छे से। और दूसरा यही क्वेश्चन है बट अलग तरह से पूछा जा सकता है, विच इज तो दूसरा ही बन सकता है। अब कई लोग सिर्फ ये पढ़ के जाएंगे भाई हाँ ये 4 प्रॉब्लम मुझे याद है प्रोसेस ऑफ पार्टीशन के, बट अगर वो भूल गए कि मैंने पहले पैराग्राफ में ये भी पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटीज, इसी की वजह से तो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। सो व्हाट इफ आप भूल जाओ और आपको याद ही ना आया कि भाई इसकी क्या प्रॉब्लम से डिसएडवांटेज हो सकती है, बल्कि ये सेम ही क्वेश्चन है। ओके, इस तरह से आपको याद रखना है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन 2 तरह से बन के आ सकता है, और मैं उन दोनों ही क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लिया है। तो इस पेज से मुझे 3 क्वेश्चन बढ़िया देखने को मिल रहे थे, मैंने तीनों को लिख लिया। आप इमेजिन करो हर पेज से ऐसे 3-4 क्वेश्चन बन रहे हो, लॉन्ग शॉर्ट किसी भी तरह का, एंड आप उसको नोट करते हुए जाओ। एंड में आप जब पूरे चैप्टर पढ़ लोगे तो आपको 15, 20, 25 क्वेश्चन मिलेंगे, और आप बस क्या करो, हर 10 दिन में, हर 1 महीने में, या फिर बोर्ड्स का टाइम चला भी तो सो आप रोज या फिर हर 1 हफ्ते में एक बार बस ये क्वेश्चंस को आंसर कर दो। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को आंसर कर पा रहे हो तो यू आर बोर्ड्स रेडी। अब मैं इस बेसिकली इस पूरा जो स्टडी विद में है इसका एक लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहा हूँ, विच इज मणिपुर का इंटीग्रेशन कैसे हुआ था एज अ प्रिंसली स्टेट इंडिया में। ठीक है, अब देख लेते हैं मणिपुर के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं इसको हम कैसे इंटरेस्टिंग बनाएंगे और इफेक्टिव बनाएंगे स्टडीज के लिए। मणिपुर, अ फ्यू डेज बिफोर इंडिपेंडेंस, कुछ दिन पहले ही महाराजा जो मणिपुर थे, ओके, महाराजा ऑफ मणिपुर बोध चंद्र सिंह, ओके, इनका नाम था बोध चंद्र सिंह, साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इनने क्या किया, साइन किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंडियन गवर्नमेंट के साथ, जहां पे ऑन द अश्योरेंस दैट द इंटरनल ऑटोनॉमी ऑफ मणिपुर वुड बी मेंटेन्ड, कि इंटरनल ऑटोनॉमी जो है वो बोध चंद्र सिंह ही देखेंगे, बाकी सब आप देखो। अंडर द प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन महाराजा जो है वो बाद में फिर क्या करते हैं, इलेक्शंस हेल्ड करते हैं इन जून 1948, ओके, एंड द स्टेट बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। दस मणिपुर वॉज द फर्स्ट पार्ट, ठीक है, तो ये क्या बन गया, मणिपुर जो बन गया फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया टू होल्ड एन इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। अब क्या होता है उसके बाद, इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर देयर वर शार्प डिफरेंसेस ओवर द क्वेश्चन ऑफ मर्जर ऑफ मणिपुर विद इंडिया। कहाँ पे, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर में।
वाइल द स्टेट कांग्रेस वांटेड द मर्जर, वो कांग्रेस जो थी स्टेट की वो चाहती थी मर्जर, वाइल द स्टेट कांग्रेस wanted the merger, other political parties were opposed to this. The government of India succeeded in persuading the Maharaja into signing a agreement merger agreement in September 1949. ओके सो इससे मुझे एक चीज़ पता चली, देखो हाईलाइट करने से ये होता है कि आप देखो मैंने ऑलमोस्ट 90% हाईलाइट कर लिया है, दैट मीन्स कि ये पूरा का पूरा पैराग्राफ कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग कार्टून है, देखो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या कर रहे हैं, नो डोंट गेट अप, भाई महाराजा बोधिचंद्र सिंह ये हैं, ठीक है, एंड इनको क्या बोल रहे हैं, नो डोंट गेट अप, खड़ी मत होइए योर हाइनेस, आप बस मुझे ये दे दीजिए। क्या है ये है एक डब्बा जो कि क्या दिखा रहा है, एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन। सो बेसिकली वो बोल रहे हैं कि इंटरनल ऑटोनॉमी आप रखिए, अंदर का आप संभालिए, मुझे बस आपके अपने एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन दे दीजिए। ये बोधिचंद्र सिंह है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, कितने चालाकी से बोले, आप खड़े मत होइए, आपको मैं पूरी इज्जत दे रहा हूँ, आप बस मुझे दे दीजिए, बाकी आप संभालिए। एंड ये देखो स्टेट्स पीपल लिखा है यहाँ पे, स्टेट्स पीपल, ये किसके ऊपर बैठे हैं, स्टेट के पीपल के ऊपर, यानी कि ये दिखा रहा है कि वो कितने ऑपरेसिव रूलर थे कहीं ना कहीं, ठीक है। दिस कार्टून कमेंट्स ऑन द रिलेशन बिटवीन द पीपल एंड द रूलर्स इन द प्रिंसली स्टेट्स एंड ऑल्सो ऑन पटेल्स अप्रोच टू रिजॉल्विंग दिस इशू, ठीक है। अब मैं इसमें एक और चीज़ कर सकता हूँ, देखो मुझे दिख रहा है कि टाइमलाइन फॉलो हो रही है, फ्यू डेज बिफोर इंडिपेंडेंस, देन जून 1948 में, देन सितंबर 1949 में, सो एक टाइमलाइन सी फॉलो हो रही है यहाँ पे मुझे दिख रही है, ठीक है। तो क्यों ना मैं इसकी खुद की टाइमलाइन बना लूँ, ठीक है, ये देखो बस तुम, तो फाइनली फ्लो चार्ट कंप्लीट हो चुका है, विच कैन बी कॉल्ड अ टाइमलाइन। ये मणिपुर था, मैंने पूरा दिखाया, एंड अब ये देखो कोने में मैंने एक फ्लो चार्ट बना लिया, कितना ईजी टू स्टडी, ईजी टू लर्न फ्लो चार्ट है ये पूरा जो फ्लो चार्ट है ना छोटू सा, ठीक है, ये पूरा यही है, इसमें जितने भी फैक्ट्स दिए ना इंपॉर्टेंट वो सारे यहाँ पे भी दिए हैं, ये छोटे से फ्लो चार्ट में सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है मणिपुर के पैराग्राफ के बारे में। तो बेसिकली अगर आपने एक बार ये रीड कर लिया, उसके बाद अगर आप ये रीड नहीं भी करो कभी एंड सिर्फ ये रीड कर लो, देन ऑल्सो यू विल गेट फुल मार्क्स इन मणिपुर क्वेश्चन। देखो फ्यू डेज बिफोर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, महाराजा ने साइन किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑन एश्योरेंस ऑफ इंटरनल ऑटोनॉमी। जून 1948 में पब्लिक प्रेशर पे इलेक्शंस हुए, बिकेम कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया बना टू होल्ड इलेक्शंस बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। देन शार्प डिफरेंसेस थे बिटवीन स्टेट कांग्रेस एंड अदर पार्टीज रिगार्डिंग मर्जर विद इंडिया। स्टेट कांग्रेस चाहती थी, ये नहीं चाहते थे। सितंबर 1949 में क्या होता है, इंडियन गवर्नमेंट जो सक्सीड कर जाती है परसुएड करने महाराज को टू साइन मर्जर एग्रीमेंट, और हमारी मणिपुर की स्टोरी खत्म। सो यू कैन सी कि कितने आसानी से अगर आप फ्लो चार्ट बना लो एंड इस तरह से क्वेश्चंस लिखो, हाईलाइट करो, ठीक है, तो कितना बढ़िया और कितना आसान हो सकता है पढ़ने में। साथ ही साथ अगर आप इस तरह के कोटेशंस पढ़ो जो और ज़्यादा इजी बना देते हैं स्टडी को, और ये सारे कार्टून्स देखो, तो यू कैन सी कि कितना ज़्यादा बढ़िया तरीके से आप पढ़ सकते हो और आप कितने इंटरटेनिंग वे में और इफेक्टिवली पढ़ सकते हो। सो दीज आर द थिंग्स, फ्लो चार्ट्स, क्वेश्चंस लिखना, नीचे वर्ड मीनिंग्स लिखना, दीज आर द थिंग्स which make studying effective and entertaining. If you want more such videos on different topics, you can comment. I cannot make lectures right now. I am very much willing to make lectures on each and every chapter of class 10th, 11th, 9th, 12th NCERTs of these subjects, these beautiful subjects. But you will have to wait. But वो मैं अगले सेशन से ही कर पाऊंगा, इसीलिए मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। बट मैं इस पूरे चैप्टर को तो नहीं पढ़ा सकता था, क्योंकि अगर पूरे चैप्टर को पढ़ाता तो आप देखते भी नहीं, बोर हो जाते। इसलिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाए एंड उनको समझने की कोशिश करी खुद से, और उसको इलस्ट्रेट करने की कोशिश करी, और मैं उसको किस तरह से और इफेक्टिवली पढ़ सकता था वो दिखाने की कोशिश करी, और साथ साथ ही किस तरह से आप फ्लो चार्ट, ये देखो आपने यहाँ पे टाइमलाइन बनाई थी, ऊपर मैंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाया था, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप कैसे 1 2 3 डाल के और ज़्यादा इजी कर सकते हो एनसीईआरटी को। उसी तरह से मैंने यहाँ पे ये पढ़ाते हैं मैंने क्वेश्चंस लिखे थे, यहाँ पे ये किया था। तो इस तरह से मैंने एनसीईआरटी को इंटरेस्टिंग और इंटरटेनिंग बनाने की कोशिश करी थी। आप इस तरह से कर सकते हो, आपको समझ आएगा कि मैं कैसे पढ़ता हूँ, ये चीज़ें करता हूँ। सो बेसिकली यही था इस पूरी की पूरी वीडियो का ऑब्जेक्टिव। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर नहीं पसंद आई हो, टाइम वेस्ट लगा हो या कुछ भी लगा हो, ठीक है, कुछ इनसाइट ना मिला हो या कुछ इनसाइट मिला हो, देन प्लीज शेयर इट इन द कमेंट बॉक्स। If you want more such videos, whatever problem you are facing regarding your exam, please drop it in the comment box. अगर बहुत ही डेप्थ में उसको कवर करा जा सकता है और लोग भी वो चीज़ फेस कर रहे हो, so I'll make a video on that. अगर उस पर वीडियो बनाई नहीं जा सकती तो I will address your problem in the comment only. Okay, so thanks for watching. Like, share and subscribe. Thank you.